नमस्कार, मैं नयन वार्ष्णे स्वागत करता हूँ आप सभी का ब्लिस एकेडमी पर। इस लेक्चर के अंदर हम इंडो इस्लामिक कल्चर में से चैप्टर 6 हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया के सेकंड पार्ट दिल्ली सल्तनत के बारे में डिस्कस करेंगे। दिल्ली सल्तनत के अंदर काफ़ी सारी डायनेस्टी आती हैं, तो चलिए सबसे पहले एक बार हम देख लेते हैं कि वो कौन सी डायनेस्टी है। दिल्ली सल्तनत में टोटल 5 डायनेस्टी है, जिसमें से सबसे पहली डायनेस्टी स्लेव डायनेस्टी जिसको इलेवरी या फिर ममलुक डायनेस्टी के नाम से भी जाना जाता है। इनका रूलिंग पीरियड 1206 से 1290 एडी के बीच में रहा। इनके बाद फिर खिलजी डायनेस्टी आती है जो कि 1290 से 1320 एडी के बीच में रहा। फिर तुगलक डायनेस्टी 1320 से 1414 एडी के बीच में। फिर सैयद डायनेस्टी आती है जो कि 1440 से 1450 के बीच में। और आखिरी डायनेस्टी जो दिल्ली सल्तनत में है वो लोधी डायनेस्टी है जिसने 1451 से लेके 1526 एडी के बीच में रूल किया। एग्जाम के अंदर ये जो ऑर्डर है पांचों डायनेस्टी का काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनके फाउंडर्स आपको याद रखने हैं। अब इंडो इस्लामिक कल्चर का जो सिलेबस है उसमें बेसिकली बस फेमस रूलर्स मेंशन करे गए हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना है। लेकिन हम हर एक चीज़ को एक क्रोनोलॉजी में पढ़ रहे हैं, सिस्टमैटिक वे में पढ़ रहे हैं, तो हमने यहाँ पे सारे ही रूलर्स मेंशन कर रखे हैं। लेकिन जो रूलर्स सिलेबस के अंदर मेंशन है उनके नाम के आगे जब आगे स्लाइड्स हम देखेंगे तो इस तरीके से स्टार मार्क है। तो जिन भी रूलर्स के आगे स्टार मार्क है इसको आपको एटलीस्ट याद रखना है। और जिनके आगे स्टार मार्क नहीं है वो आपके ऊपर है कि आप उनके बारे में याद रखना चाहते हैं या फिर नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि जो मोहम्मद गौरी थे जब वो वापस इंडिया से वापस जा रहे थे तो जम्मू कश्मीर के अंदर जो जाट थे उन्होंने उनकी हत्या कर दी थी। लेकिन जाने से पहले कुतुबुद्दीन ऐबक को वो इंडिया का रूलर बना के गए थे। तो जब मोहम्मद गौरी की डेथ हो जाती है तो फिर यहाँ से जो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं वो कमान संभालते हैं और इनका जो रूलिंग पीरियड है वो 1206 से 1211 एडी के बीच में रहा। कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे ये इकलौते ऐसे रूलर हुए हिस्ट्री के अंदर जिन्होंने राजगद्दी पे बिना बैठे हुए ही अपना जो साम्राज्य था उसको संभाला, क्योंकि इनका मानना था कि ये मोहम्मद गौरी के क्या है बेसिकली गुलाम है। उस वजह से जो कमांडर इन चीफ यानी कि सेनापति की पोजीशन मोहम्मद गौरी इनको देके गए थे उसी रूप में इन्होंने आगे चीजों को चलाया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने खुद को एक टाइटल भी दिया था सिपाही सलूर। साथ ही साथ इनके टाइम पे एक पर्सन है इल्तुतमिश करके। इल्तुतमिश जो थे ये बेसिकली गवर्नर थे बदायूं के। साथ ही साथ ये दामाद है किसके, कुतुबुद्दीन ऐबक के। 1210 एडी के अंदर जो कुतुबुद्दीन ऐबक है ये बेसिकली पोलो खेल रहे थे। और पोलो खेलते टाइम ये जो घोड़ा था उस पे से गिर जाते हैं जिससे इनकी डेथ हो जाती है। इनका जो टॉम यानी कि इनकी जो कब्र है वो लाहौर पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। दिल्ली सल्तनत के अंदर जो सबसे पहली कैपिटल थी वो बेसिकली लाहौर ही थी। इसके बाद जब गौरी की डेथ हुई तो जो लाहौर के लोग थे इन्होंने ही कुतुबुद्दीन ऐबक को कन्विंस किया था कि आप क्या करिए अगले रूलर बन जाइए। इस बात से खुश होकर कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को दिल्ली सल्तनत की कैपिटल बनाया। लेकिन आगे जाके ये जो कैपिटल थी लाहौर से दिल्ली के अंदर शिफ्ट कर दी गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक के अंदर जो वर्ड ऐबक आ रहा है अगर इसका लिटरली मीनिंग हम देखें तो इसका मतलब होता है गॉड ऑफ मून। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता था क्योंकि इन्होंने लाखों रुपए अपनी जनता के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करे थे। इनके टाइम पे एक पर्सन है आरम शाह, इनको आरम बख्श भी कहा जाता है। ये बेसिकली बेटे थे कुतुबुद्दीन ऐबक के, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ के अगले 8 महीनों तक रूलर रहे। लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि जब हमने लास्ट लेक्चर के अंदर मोहम्मद गौरी को देखा था तो मोहम्मद गौरी जब रूलर बने थे तो बेसिकली वो स्लेव के साथ साथ क्या थे, सन इन लॉ थे, है ना। तो उस वजह से यहाँ पे जो इल्तुतमिश जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद थे और स्लेब भी थे, इन्होंने क्या किया, आरम शाह जब गद्दी पे बैठे तो उन पर रिवोल्ट कर दिया। क्योंकि इनका कहना यही था कि अगर पहले भी एक ट्रेडिशन फॉलो होता हुआ आया है जहाँ पे स्लेब प्लस सन इन लॉ ही अगला रूलर बनता है, तो इस बार ये जो क्रोनोलॉजी है क्यों फॉलो नहीं हुई। तो इसकी वजह से यहाँ पे बैटल ऑफ जोध होता है 1211 ईडी में आरम शाह और इल्तुतमिश के बीच में, जहाँ पर इल्तुतमिश क्या करते हैं, आरम शाह को मार देते हैं और वो अगले सुल्तान बन जाते हैं दिल्ली सल्तनत। तो यहाँ से हम कहेंगे कि पहली बार टेक्निकली जो स्लेव या फिर इलवरी डायनेस्टी है सही मायने में इसकी फाउंडेशन होती है। तो इस वजह से इल्तुतमिश जो थे ये पहले सुल्तान हुए इंडिया के।
क्योंकि इनको खलीफा ने अपॉइंट किया था जो कि उस टाइम पे बगदाद में रहते थे। इसी वजह से इनको एक्चुअल फाउंडर भी कहा जाता है दिल्ली सल्तनत का। अगर अब एग्जाम में पूछा जाए कि भाई पहला सुल्तान कौन है दिल्ली सल्तनत में, तो ये इल्तुतमिश है, और जो आखिरी सुल्तान हुए दिल्ली सल्तनत के अंदर वो इब्राहिम लोदी थे, लोदी डायनेस्टी से। इल्तुतमिश का जो पूरा नाम है ये शमशुद्दीन इल्तुतमिश है। इनको अल्तमाश के नाम से भी जाना जाता है। इनके टाइम पे एक पर्सन है यालतुज, जो कि इंडिपेंडेंट रूलर थे गजनी के, और इन्होंने दिल्ली को कैप्चर करना चाहा। तो बेसिकली जब तीसरा बैटल हुआ तैरिन के अंदर 1215 एडी में, यहाँ पे इल्तुतमिश ने यालतुज को हरा दिया, जिसके बाद ये वापस गजनी के लिए लौट गया। इल्तुतमिश ने अपने टाइम पे चांदी के सिक्के चलवाए थे जिनको टंका या फिर टका कहते हैं। साथ ही साथ कॉपर के सिक्कर भी चलाए जिनको जिताल कहते हैं। इल्तुतमिश के काफी सारे स्लेव्स थे। उन स्लेव्स में से इसने 40 स्लेव्स को सिलेक्ट करा और उनको डिफरेंट जिम्मेदारी सौंपी। ये जो ग्रुप था इसको दल चालीसा कहते थे, जो कि हम कह सकते हैं एडवाइस दिया करता था डिफरेंट मैटर्स के अंदर। अब ये जो सिस्टम था इस दल चालीसा को मैनेज करने का, इसको तारीख चहालगिरी के नाम से जाना जाता है। इल्तुतमिश जो थे इन्होंने ही इक्तेदारी सिस्टम की भी शुरुआत कराई। बेसिकली अगर कोई सुल्तान है तो उसके पास काफ़ी बड़ा पार्ट होता है रूल करने के लिए, तो उसको काफ़ी सारे इक्ते यानी कि प्रोविंसेस या फिर पार्ट्स के अंदर तोड़ दिया जाता है। और हर एक पार्ट पे एक ऑफिसर होता था जिसको इक्तेदार कहते थे, जिसका काम टैक्स कलेक्ट करना होता था। अगर इल्तुतमिश के लड़कों की बात करें तो ये बेसिकली हम कह सकते हैं नाकारा थे, वर्थलेस थे, क्योंकि जब इल्तुतमिश ने कलिंगा अभियान किया था यानी कि उड़ीसा के ऊपर अटैक करना चाहा था, तो उस टाइम पे इसके बेटों ने इसकी ज़्यादा मदद नहीं करी थी। केवल जो इसकी बेटी थी रजिया, उसने ही इसकी कलिंगा अभियान में ज़्यादा मदद करी। इस बात से खुश होते हुए इल्तुतमिश ने रजिया के नाम पे कुछ सिक्के जारी करा दिए और इस बात का डिक्लेरेशन कर दिया कि मेरे मरने के बाद जो रजिया है यही दिल्ली सल्तनत की अगली सुल्तान बनेगी। तो 1236 एडी में फिर जो इल्तुतमिश है इनकी डेथ हो जाती है दिल्ली में। इनकी जो कब्र है ये कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स के अंदर ही मौजूद है। इल्तुतमिश को फादर ऑफ टॉम बिल्डिंग के नाम से भी जाना जाता है, और पहली बार इनके ही टाइम पे जो मंगोल्स थे ये चंगेज खान की लीडरशिप में इंडिया के मैप पे इमर्ज होते हैं। इल्तुतमिश के मरने के बाद इनके जो बड़े बेटे थे रुकनुद्दीन फिरोज शाह, ये अगले रूलर बनते हैं, लेकिन ये केवल 1236 एक साल तक के लिए हम कहें रूलर रहते हैं, क्योंकि जब फादर के मरने के बाद ये अगले रूलर बने तो इनकी जो बेटी थी अ, इल्तुतमिश की रजिया, इन्होंने इस बात का विरोध कर दिया, क्योंकि अपने रहते हुए इल्तुतमिश ऑलरेडी इस बात को डिक्लेयर कर चुके थे कि जो रजिया है वही अगली क्या बनेंगी सुल्तान। तो बेसिकली इसका विरोध करने के लिए रजिया ने लाल कलर के कपड़े पहने और ये दिल्ली की आम जनता के बीच में जा पहुंची और उनसे कहा कि मेरे साथ धोखा हुआ है और मुझको अब न्याय चाहिए। तो इसके लिए दिल्ली की जनता ने क्या किया, जो रुकनुद्दीन फिरोज शाह थे इनको मार दिया, और अब रजिया जो थी वो अगली सुल्तान बन गई दिल्ली सल्तनत के अंदर। रजिया बेगम या फिर जो रजिया सुल्तान है, इनका रूलिंग पीरियड 1236 से लेकर 1240 एडी के बीच में रहा। ये इकलौती फीमेल रूलर हैं दिल्ली सल्तनत की। इनके टाइम पे बहुत सारे पर्सन हुए, तो इनके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। सबसे पहले एक पर्सन है बैरम शाह, ठीक है, जो कि सन थे इल्तुतमिश के। इनको ये वाली बात पसंद नहीं आई और इन्होंने क्या किया, जो दल चालीसा थी उसके साथ एक साजिश रखी रजिया सुल्तान को मारने की। एक और पर्सन यहाँ पे है एतगीन करके, ये बेसिकली इक्तेदार थे बदायूं के। अल्तूनिया जो थे ये इक्तेदार हैं भटिंडा के। अब जो अल्तूनिया थे ये बेसिकली रजिया को पसंद करते थे चाइल्डहुड से, लेकिन रजिया जो थी वो याकुत खान को पसंद करती थी, जो कि बेसिकली शाही घोड़ों की देखभाल किया करते थे। जब रजिया सुल्तान अगली रूलर बनी तो इन्होंने क्या किया, याकुत खान को एक टाइटल दिया अमीर ए अखुर का, ठीक है। लेकिन अल्तुनिया को ये वाली बात पसंद नहीं आई, तो अल्तुनिया ने क्या किया, भटिंडा के अंदर रिवोल्ट कर दी और कहा कि भाई अब मैं भटिंडा का क्या हूँ, इंडिपेंडेंट रूलर हूँ और दिल्ली सल्तनत के अंडर में नहीं आता। तो इस बात को सप्रेस करने के लिए जो याकुत खान थे उनको भटिंडा भेजा गया। लेकिन यहाँ पे अल्तुनिया ने क्या किया, याकुत खान को मार दिया और रजिया को यहाँ पे बंदी बना लिया। तो जब एक बार याकुत खान ने रजिया को बंदी बनाया, तो फिर रजिया के सामने दो ऑप्शंस रखे। पहला ऑप्शन ये रखा कि या तो रजिया अल्तुनिया से शादी कर ले, या फिर रजिया क्या करे, दिल्ली सल्तनत अल्तुनिया को दे दे। तो रजिया ने यहाँ पे अल्तुनिया से शादी करना ज़्यादा बेटर समझा। लेकिन अब इनके जो भाई थे बैरम शाह, उनको ये सारी बातें पसंद नहीं आ रही थी। तो उन्होंने क्या किया, दल चालीसा को ऑर्डर कर दिया कि आप क्या करिए, अल्तुनिया और रजिया को मार दीजिए,
क्योंकि यहाँ पे जो बैरम शाह थे वो दल चालीसा को इस बात के लिए कन्विंस कर चुके थे कि जो दल चालीसा की पोजीशन है वो रजिया के रूल में ज़्यादा सिक्योर नहीं है और हो सकता है कि जो सोसाइटी है वो भी क्या करे, इसकी जो बातें हैं रजिया की उसको मानने से इनकार कर दे। तो इस वजह से यहाँ पे जो दल चालीसा था वो कन्विंस हुई और जब रजिया वापस दिल्ली के लिए लौट रही थी तो दल चालीसा ने इनको कैथल हरियाणा में घेर लिया और वहाँ पे रजिया और अल्तुनिया दोनों को यहाँ पे मार दिया। रज़िया सुल्तान के बारे में एक और चीज़ कही जाती है कि ये ऐसी फीमेल थी जिन्होंने पर्दा सिस्टम को डिसरिगार्ड किया, साथ ही साथ मेल जैसे कपड़े पहनकर हाथी पे बैठ के ये पब्लिक के बीच में पहुंच जाती थी। अब क्योंकि जो रज़िया है उनको कैथल हरियाणा में मारा गया, उस कारण इनका जो कब्र है यानी कि टॉम है वो कैथल हरियाणा के अंदर मौजूद है। इनके बाद इनके जो भाई हैं बैरम शाह वो 1240 से 1242 एडी के बीच में रूलर बनते हैं। इनके टाइम पे जो एतगीन थे अब ये दल चालीसा को लीड किया करते थे और इस वजह से इनको एक नाम मिला नायाब ए मुमलकत का। 1241 एडी के अंदर मंगोल ने दूसरी बार अटैक किया इंडिया पे और पहली बार दिल्ली सल्तनत के ऊपर अटैक करा। यहाँ पे जो मशहूर शाह हैं ये बैरम शाह को मार देते हैं और अगले रूलर बन जाते हैं। अ, जब मशहूर शाह रूलर बनते हैं 1242 से 1265 एडी के बीच में, तो यहाँ पे एक पर्सन है बलबन करके जो कि उलुग खान से नाम से जाने जाते हैं। ये उस टाइम पे वजीर यानी कि मिनिस्टर थे दल चालीसा के। यहाँ पे नसरुद्दीन जो है फिर ये क्या करते हैं महमूद शाह को मार देते हैं और अगले रूलर बन जाते हैं। लेकिन जब नसरुद्दीन अगले रूलर बनते हैं तो ये ज़्यादा कैपेबल रूलर नहीं थे। बलबन जो कि वजीर थे दल चालीसा के, यही सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन इनके रूल में ले रहे थे। फाइनली नसरुद्दीन जो है 1265 एडी में मर जाते हैं नेचुरली। और क्योंकि जो बलबन है काफ़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन पे पहुंच चुके थे तो इनके मरने के बाद वही यहाँ पे स्लेव डायनेस्टी के अंदर अगले रूलर बन जाते हैं। ठीक है। गियासुद्दीन बलबल जो है इन पे काफ़ी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में आए हैं। इनका रूलिंग पीरियड 1265 से लेकर 1287 ईडी के बीच में है। इनका असली नाम बहाउद्दीन था, लेकिन जब इनकी ताजपोशी दिल्ली के अंदर करी गई तो वहां से इनको नाम मिला गयासुद्दीन बलबन का 1265 एडी में। ये पहले ऐसे पर्सन बने जिन्होंने दल चालीसा को एलिमिनेट करना चाहा। इसके लिए बलबन ने क्या किया, दल चालीसा को एक मिशन पे भेजा और उसके पीछे अपनी आर्मी भेज के सारे ही जो मेंबर्स थे दल चालीसा के उनको मरवा दिया। लेकिन जब ये बात पब्लिक को पता चली तो पब्लिक ने इसका प्रोटेस्ट किया और इसको सप्रेस करने के लिए बलबन ने आयरन एंड ब्लड पॉलिसी को लॉन्च कर दिया। ठीक है। साथ ही साथ जो बलबन है उसने एक और पॉलिसी स्टार्ट करी थी, सजदा एंड पोगोस पॉलिसी, यानी कि जब भी कोई इनसे मिलने आएगा तो जमीन पर कि वो बिल्कुल सजदा करेगा इनको। ठीक है। और एक पर्शियन फेस्टिवल नरोज करके भी बलबन ने स्टार्ट करा। तो ये दोनों ही जो पॉइंट हैं इस पे प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन आ चुका है तो इसको आप याद रखेंगे। साथ ही साथ ये पहले ऐसे पर्सन हुए जिन्होंने उलेमा को इंस्ट्रक्ट किया यानी कि इस्लामिक स्कॉलर्स को इंस्ट्रक्ट करा कि आप केवल रिलीजन की पढ़ाई करिए, आप दखल ना दीजिए पॉलिटिकल एक्टिविटीज के अंदर। इनके बाद कैकुबाद जो है वो अगले रूलर बनते हैं स्लेव डायनेस्टी में। कैकुबाद जो है ये ग्रैंडसन थे गयासुद्दीन बलबन के। लेकिन आगे जाके जो कैमूर है वो कैकुबाद को मार देता है 1290 एडी में और कैमूर बन जाते हैं अगले रूलर। लेकिन ये भी ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रह पाते क्योंकि जो मलिक फिरोज हैं ये कैमूर को मार के खिलजी डायनेस्टी की फाउंडेशन कर देते हैं और इस तरीके से जो स्लेव डायनेस्टी है इसका यहाँ पे खात्मा हो जाता है और दिल्ली सल्तनत की फिर सेकेंड डायनेस्टी तुगलक डायनेस्टी स्टार्ट होती है। मलिक फ़िरोज़ को ही जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी के नाम से जाना जाता है। इनका रूलिंग पीरियड 1290 से 1296 ईडी के बीच में रहा। जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी जो हैं, ये फाउंडर हैं खिलजी डायनेस्टी के और अफ़गानिस्तान से आए थे। इनके एक नेफ्यू साथ ही साथ दामाद अलाउद्दीन खिलजी थे, जो कि बेसिकली प्रयागराज के इक़्तेदार थे। इनके टाइम पे चौथा इन्वेजन हुआ मंगोल्स का इंडिया के ऊपर और तीसरा अटैक हुआ दिल्ली सल्तनत पे। ही वॉज द फर्स्ट रूलर टू पुट फॉरवर्ड द व्यू, यानी कि पहले ऐसे रूलर हुए जिन्होंने कहा कि इंडिया की अगर पॉपुलेशन ज़्यादा मेजोरिटी में हिंदू है तो पूरी तरीके से ये जो हिंदुस्तान है इसको हम इस्लामिक स्टेट नहीं बना सकते। जलालुद्दीन ने अपने नेफ्यू यानी कि अलाउद्दीन खिलजी को मंगोल्स का जो अटैक था दिल्ली सल्तनत पे इसको सप्रेस करने के लिए भेजा था, जहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोल्स को हराया और लगभग 2000 सोल्जर्स को कन्विंस कर लिया कि वो मुस्लिम हो जाएं। तो जिस जीत के बाद जो जलालुद्दीन थे उन्होंने इन नए कन्वर्टेड सोल्जर्स को नाम दिया मंगोल्स का, यानी कि न्यू मुस्लिम, और इनके लिए एक जगह भी दिल्ली के अंदर थी रहने के लिए जिसको आज मंगोलपुरी के नाम से जाना जाता है। अब जो अलाउद्दीन खिलजी थे इस बीच बिना जलालुद्दीन खिलजी जो कि उस टाइम के रूलर हैं खिलजी डायनेस्टी के, उनकी परमिशन लिए बिना ही
देवागिरी चले जाते हैं और वहाँ पे जो देवागिरी की प्रिंसेस थी उनको किडनैप कर लेते हैं। जब ये वाली बात जलालुद्दीन को पता चलती है तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होते हैं, क्योंकि इससे पहले एक ट्रीटी साइन हुई थी रामचंद्र के बीच में और जलालुद्दीन के बीच में, जो कि इस इंसिडेंट से टूट जाती है। अब जलालुद्दीन खिलजी जो थे वो अलाउद्दीन खिलजी को पनिशमेंट देना चाहते थे, तो इसके लिए वो कारा गए और वहाँ पे क्या हुआ कि अलाउद्दीन ने क्या किया, जलालुद्दीन खिलजी को मार दिया और अलाउद्दीन खिलजी अगले रूलर बन गए खिलजी डायनेस्टी के। ठीक है? अब हम बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी की। अलाउद्दीन खिलजी का रूलिंग पीरियड 1296 से 1316 एडी के बीच में रहा। इनका असली नाम अली गुराश था। ठीक है? इन्होंने मार्केट कंट्रोल पॉलिसी दीवाने रियासत की शुरुआत करी। साथ ही साथ सराय अदालत भी इन्होंने ही स्टार्ट करी थी। इनके टाइम पे दो फेमस पोइट अमीर खुसरो और मीर हसन देहलवी इनके कोर्ट में काम किया करते थे। ये पहले ऐसे तुर्क सुल्तान बने दिल्ली के जिन्होंने रिलीजन को पॉलिटिक्स से अलग करा, क्योंकि इनका मानना ये था कि जो राजा होता है वो धर्म देख के किसी को पनिशमेंट या न्याय नहीं करता है। ठीक है? जोधपुर इंस्क्रिप्शन से हमें इनके बारे में और पता चलता है कि इन्होंने अपने टाइम पे क्या-क्या किया। साथ ही साथ ये पहले ऐसे पर्सन बने जिन्होंने अपने सोल्जर्स को कैश में सैलरी दी। ये पहले ऐसे रूलर हुए जिनकी स्टैंडिंग आर्मी हमेशा लड़ने के लिए खड़ी रहती थी। साथ ही साथ इन्होंने आने वाले टाइम में दिल्ली सल्तनत को साउथ की तरफ एक्सपेंड भी किया। 1298 एडी के अंदर इन्होंने बेसिकली गुजरात के ऊपर अटैक करा था, जहां से ये मलिक कफूर 1000 दिनार के अंदर खरीद के लाए थे। मलिक कफूर जो है बेसिकली एक ब्रेव ट्रांसजेंडर है और इन्होंने आगे जाके सिपाही सलूर यानी कि कमांडर इन चीफ की पोजीशन भी अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे इख्तियार करी। 1303 एडी के अंदर चित्तौड़ मिशन हुआ और इस बार अलाउद्दीन खिलजी खुद इस मिशन पे गए थे, क्योंकि जनरली ये मलिक कफूर को ही डिफरेंट मिशंस को लीड करने के लिए भेजते थे। चित्तौड़ मिशन की जो जानकारी है ये हमें पद्मावत से मिलती है, जो कि मलिक मोहम्मद जयासी ने शेरशाह सूरी के टाइम पे लिखी थी। 1306 एडी के अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक कफूर को तेलंगाना की तरफ भेजा था ताकि वरंगल के ऊपर अटैक कर सके, क्योंकि उस टाइम पे जो प्रताप रुद्र देव थे ककतिया डायनेस्टी के, वो वरंगल पे रूल किया करते थे। और हम जैसे कि कह रहे थे कि दिल्ली सल्तनत को साउथ की तरफ एक्सटेंड करना है, तो वो तभी हो सकता था जब डिफरेंट रूलर को अपने अंडर सरेंडर कराया जाए। तो यहाँ पे जो प्रताप रुद्र देव थे इस अटैक के बाद वो सरेंडर कर देते हैं और बदले में एक कोहिनूर देते हैं मलिक कफूर को। मलिक कफूर दिल्ली वापस लौटने से पहले रामेश्वरम पहुंचते हैं, वहां पे इनको समुद्र दिखता है और इनको लगता है कि जो अलाउद्दीन खिलजी हैं उन्होंने पूरी दुनिया को जीत लिया है। और इस बात से खुश होके मलिक कफूर अलाउद्दीन खिलजी को एक टाइटल देते हैं सिकंदर ए सानी का, यानी कि ऐसा पर्सन जिसने सारी दुनिया को जीत लिया। अपने अंत टाइम में अलाउद्दीन खिलजी जजिया लगा देते हैं, साथ ही साथ ज़कात को लागू कर देते हैं, साथ ही साथ और भी टैक्स जैसे कि हाउस टैक्स, एग्रीकल्चर टैक्स, इमिग्रेशन टैक्स, एनिमल फीडिंग टैक्स और एक डिपार्टमेंट भी इस्टेब्लिश करते हैं करप्शन को कम करने के लिए, जिसका नाम था दीवान मूसत खराज। ठीक है? इसके बाद ये पहले ऐसे पर्सन हुए अ, जिन्होंने एमआरपी को लागू किया ताकि जो इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई बढ़ती जा रही थी वो कंट्रोल में आए। ये पहले ऐसे पर्सन हुए जिन्होंने हुलिया दाग सिस्टम स्टार्ट करा, जहाँ पे आइडेंटिटी कार्ड सोल्जर्स को और हॉर्सेस के ऊपर स्टैंपिंग करी जाती थी कि इसके घोड़े हैं। 1316 एडी के अंदर इनकी डेथ हो जाती है और इनका जो कब्र है ये कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में ही मौजूद है। अपने टाइम पे अलाउद्दीन खिलजी ने काफ़ी सारी चीज़ों का कंस्ट्रक्शन कराया, जैसे कि अलाई मीनार है, अलाई दरवाज़ा है, सीरी फोर्ट है, हौज खस है, महल हज़ार सतून है, जमैत खाना है, ये सब अलाउद्दीन खिलजी ने ही बनवाए थे। इनके बाद जो अगले रूलर बनते हैं ये मुबारक शाह खिलजी हैं, जिनका रूलिंग पीरियड 1316 से 1320 एडी के बीच में रहा। मुबारक शाह खिलजी जो थे एक इनकैपेबल रूलर थे, तो जो मलिक कफूर यानी कि सिपाही सलूर थे, कमांडर इन चीफ सेनापति थे, यही स्टेट को इनडायरेक्टली रूल किया करते थे। मुबारक शाह खिलजी ने खुद को खलीफा घोषित कर दिया था। साथ ही साथ इनके अंदर एक आदत थी, ये फीमेल के कपड़े पहन के लोगों में पहुंच जाते थे। तो यहाँ पर एक पर्सन है गाजी मलिक करके, जो कि उस टाइम पे इक्तेदार थे पंजाब के। ये वापस दिल्ली आए और वहाँ पे दिल्ली के लोगों को समझाया कि भाई आप बहुत बड़े खतरे में हैं। पहले तो ये जो पर्सन है इसने खुद को खलीफा घोषित कर दिया है और अब ये कभी भी इस्लाम के जो रूल है उनको चेंज कर सकता है, तो इसके लिए इसको इस पोजीशन से हटाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इस बात को दिल्ली के लोगों ने एग्री करा और फिर आगे जाके गाजी मलिक ने क्या किया, मुबारक शाह खिलजी को मार दिया और यहाँ से स्टैब्लिश होती है फिर तुगलक डायनेस्टी।
तुगलक डायनेस्टी के जो फाउंडर हैं ये गयासुद्दीन तुगलक हैं, जो कि 1320 से 1325 एडी के बीच में रूल करते हैं। इन्होंने कैनाल इरिगेशन की स्टार्टिंग कराई। इनके टाइम पे एक रूलर थे तेलंगाना के, जिन्होंने खुद को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था। जब खिलजी डायनेस्टी का खात्मा हुआ तो इस बात का रिवेंज लेने के लिए गयासुद्दीन तुगलक जो थे, इन्होंने अपने बेटे जोना खान को तेलंगाना के लिए भेजा, जहाँ पे तेलंगाना के अंदर इन्होंने इस राजा को हरा के तेलंगाना का नाम फिर सुल्तानपुर रख दिया। इन्हीं के कंटेम्पररी जो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया थे, वो अभी ज़िंदा थे। और गयासुद्दीन तुगलक और जो निज़ामुद्दीन औलिया है, इनमें आपस में काफ़ी ज़्यादा मेल-मिलाप होता था, लेकिन ये दोनों ही पर्सन एक-दूसरे को कभी खुल के अपोज़ नहीं कर पाते थे। तो जब मुबारज़ खिलजी ज़िंदा थे, तो उस टाइम पे जो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया थे, इनको 5 लाख रुपए दिए गए थे मुबारज़ खिलजी के द्वारा। लेकिन जब मुबारज़ खिलजी की डेथ हो गई और गयासुद्दीन तुगलक अगले रूलर बने, और इन्होंने निज़ामुद्दीन औलिया से कहा कि भाई मेरे को वो 5 लाख रुपए वापस कर दीजिए, तो निज़ामुद्दीन औलिया ने उन 5 लाख रुपयों को देने से मना कर दिया। इसी बीच आने वाले टाइम में 1325 एडी में बुगारा खान, जो कि इक़्तेदार थे बंगाल के, उन्होंने खुद को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था। तो इनको सबक सिखाने के लिए गयासुद्दीन तुगलक बंगाल की तरफ जाते हैं। इस बीच जो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया है, वो इस बात की प्रेडिक्शन कर देते हैं कि जो गयासुद्दीन है, बेसिकली इस बैटल के अंदर मर जाएँगे, और अब जो दिल्ली के लोग हैं, उनको अगला रूलर चुनने के लिए तैयार रहना चाहिए। अब क्योंकि जो निज़ामुद्दीन औलिया बोलते थे, वो सारी बातें सच हो जाती थी, तो दिल्ली के लोगों ने इस बात को एग्री करा, और उनके जो बेटे थे जौना खान, इनको अगला रूलर चुन लिया गया तुगलक डायनेस्टी का। लेकिन जब ये वाली बात गयासुद्दीन तक पहुंची, तो इस बात को सुन के वो काफ़ी गुस्सा हुए, और उन्होंने हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया को एक वार्निंग भिजवाई कि जब तक मैं दिल्ली वापस आऊँ, तो आप दिल्ली को छोड़ जाना। लेकिन हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने भी रिप्लाई में कहा कि दिल्ली अभी दूर है, ठीक है? इस बीच जो 5 लाख रुपए इनको देने थे, निज़ामुद्दीन औलिया ने वो 5 लाख रुपए आम लोगों में बँटवा दिए, ताकि लोग इनसे सहानुभूति दिखाएँ। जब गयासुद्दीन तुगलक वापस आ रहा था दिल्ली के लिए, तो एक पार्टी इसके लिए ऑर्गेनाइज़ करी गई थी। एक ऐसे महल में जो कि लकड़ी का बना हुआ था तुगलकाबाद में। यहाँ पे क्या हुआ, एक पागल हाथी ने इस महल में टक्कर मार दी, जिसके कारण गयासुद्दीन तुगलक उसी महल के अंदर दब के मर गया। अकॉर्डिंग टू इब्न बतूता, ये जो इनकी मौत हुई है, ये बेसिकली एक सैबोटाज था, जो कि इनके ही बेटे जोना खान ने अरेंज करा था इनको मारने के लिए। ठीक है? इसके बाद अगले रूलर बनते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है? मोहम्मद बिन तुगलक जो थे ग्रेट स्कॉलर, यानी कि इनको पढ़ाई में रुचि थी, साथ ही साथ इनको एक्सपेरिमेंट करने काफ़ी ज़्यादा पसंद थे। इनके टाइम में इब्न बतूता 1330 एडी में मोरक्को से आए थे। ठीक है? इब्न बतूता को इन्होंने काजी यानी कि रिलीजियस हेड बना दिया था अपने टाइम पे। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे इब्न बतूता ने एक किताब लिखी रिहाला करके, जो कि डिस्क्राइब करती है दिल्ली के बारे में और जो ट्रेड रिलेशन थी मोरक्को और इंडिया के बारे में उनके रिलेटेड। लेकिन ये डायरेक्टली चीज़ें नहीं बताती हैं कि किस तरीके से जो तुगलक थे वो डिफरेंट चीज़ों को कंट्रोल करते थे। ये पहले ऐसे सुल्तान बने जिन्होंने सती सिस्टम को हटाना चाहा, जो कि गुप्ता पीरियड में रामगुप्त के द्वारा स्टार्ट करी गई थी। ठीक है? अब हम अगर ये पूछे कि भाई कौन सा पहला ऐसा पर्सन हुआ जिसने सती करी, तो गोपराज जो कि कमांडर इन चीफ यानी कि सेनापति थे रामगुप्त के, इनकी जो वाइफ थी यही पहली सती बनी थी, और इसके बारे में राज के अंदर देखने को मिलता है। मोहम्मद बिन तुगलक एग्जाम पर्पज से इसलिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत अच्छे डिसीजन लेने की कोशिश करी, लेकिन अल्टीमेटली वो फेलियर में रिजल्ट हुए। तो यही आपसे एग्जाम में पूछेगा कि कौन सा ऐसा भाई रूलर है जो कि अपने फेलियर के लिए जाना जाता है, तो वो मोहम्मद बिन तुगलक है। अब एक एक करके हम देखते हैं कि कौन से वो फेलियर थे। तो इनकी लाइफ का जो पहला फेलियर था वो ये था कि इनके टाइम में लगभग 34 रिवोल्ट्स हुए, जो कि 27 साउथ में और 7 हुए थे नॉर्थ में। साथ ही साथ जो मंगोल्स थे ये भी डायरेक्टली मतलब बार-बार क्या थे, दिल्ली सल्तनत पे अटैक कर रहे थे, तो इसके लिए इन्होंने सोचा कि मैं अपनी जो कैपिटल है उसको दिल्ली से शिफ्ट कर देता हूँ दौलताबाद के लिए। ठीक है? जिसको इनिशियली देवागिरी के नाम से जाना जाता था। लेकिन 2 साल के अंदर ही इन्होंने दोबारा से अपनी कैपिटल को दौलताबाद से दिल्ली शिफ्ट कर दिया। तो ये जो पहला डिसीजन था ये सही नहीं रहा, तो ये पहला फेलियर हुआ इनकी लाइफ का। इसके बाद जो सेकंड फेलियर था, उसमें बेसिकली हिरार और जो बुल्का करके पर्सन है, इन्होंने सक्सेसफुली साउथ के अंदर रिवोल्ट करके विजयनगर एम्पायर की एस्टैब्लिशमेंट कर दी थी, जिसको प्रेजेंट टाइम में हम्पी कर्नाटका के अंदर मौजूद है। अब ये जो था ज़्यादा ग्रीडी होता जा रहा था और अपने एम्पायर को एक्सपेंड करना चाहता, तो इसके लिए इसने सोचा कि मैं क्या करता हूँ, अफगानिस्तान के ऊपर अटैक कर देता हूँ, फिर ईरान के ऊपर अटैक करूँगा।
तो इसने डिसाइड किया कि मैं इसके लिए क्या करता हूँ, पैसे चाहिए तो मैं खुरासन मिशन पे सबसे पहले चलता हूँ। देन मैं अटैक करूँगा फिर ईरान पे, लेकिन यहाँ पे आयरनी ये हुई कि इसकी जो आर्मी थी उसने आगे जाने से रिफ्यूज़ कर दिया, क्योंकि खुरासन मिशन में ही इनको काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका। ये दूसरा फेलियर लाइफ का हुआ। अब जो तीसरा फेलियर था, इसने किसी तरीके से अपनी आर्मी को कन्विंस किया और उसने पहले ही 1 साल की सैलरी एडवांस में उनको दे दी। लेकिन जब तक ये खुरासन पहुँच पाते तो वहाँ पे क्या हुआ, खुरासन को ऑलरेडी कोई लूट के चला गया था। तो यहाँ से इनकी लाइफ का ये तीसरा फेलियर था। अब हम चौथा फेलियर की बात करते हैं। बेसिकली जब 1 लाख मतलब 1 साल की सैलरी आप एडवांस में दे चुके हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस में आ चुके थे, ठीक है? तो इसके लिए इन्होंने टैक्सेस लगाने शुरू कर दिए। जब इन्होंने टैक्सेस लगाने शुरू करे, जैसे कि फर्टाइल लैंड पे टैक्स लगाया तो उस साल सूखा पड़ गया, तो यहाँ से फिर इनको टैक्सेस भी नहीं मिले, तो ये चौथा फेलियर था। और आखिरी और जो 5वां फेलियर इनका लाइफ का था, वो ये था कि इन्होंने जो महँगाई थी उसको कंट्रोल करना चाहा, इसके लिए इन्होंने तांबे के एक करेंसी को लॉन्च करा। लेकिन उस टाइम पे जो आम लोग थे उनके घर में तांबे के ही बर्तन होते थे, तो उन लोगों ने अपने घर में ही इन कॉइन्स को बनाना शुरू कर दिया, यानी कि मिंटिंग शुरू कर दी, जिसके कारण इस स्टेट को और भी ज़्यादा इकोनॉमिक लॉस झेलने पड़े। तो ये कुछ फेलियर्स थे मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम के, जो कि इनकी लाइफ में हुए, ठीक है? इसके अलावा इन्होंने अपने टाइम पे एक दीवाने को ही करके भी डिपार्टमेंट स्टैब्लिश करा, जो कि एग्रीकल्चर और इरिगेशन के लिए था। सिंस ही ऑलरेडी गिवन 1 ईयर सैलरी टू हिज सोल्जर्स, सो नाउ ही डिसाइडेड टू लीड अ न्यू मिशन टू कराची। अब क्योंकि भाई 1 लाख रुपए तो मतलब 1 साल की सैलरी तो ऑलरेडी एडवांस में दे चुके हैं, तो फिर सोल्जर से कुछ काम ही करा लिया जाए। तो अब इसने सोचा कि भाई कराची मिशन पे चलते हैं, और इसके लिए उत्तराखंड से जाना था और फिर चाइना पहुंचना था। लेकिन जब इनकी आर्मी वहां तक पहुंची तो वहां पे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ठंड थी, जिसके कारण इनकी आर्मी ने रिफ्यूज़ कर दिया लड़ने से। इस तरीके से जो कराची मिशन था ये भी फेल हुआ। फिर 1351 एडी के अंदर ये एक रिवोल्ट होता है ठाटा सिंध के अंदर, जहाँ पे बुरी हेल्थ के कारण इसकी डेथ हो जाती है उस जर्नी में। ठीक है, ये प्रैक्टिकली नहीं मरा था, लेकिन मरने से पहले इसने क्या था, जो फिरोज शाह तुगलक थे उनको अपना अगला वारिस घोषित कर दिया था, और जो फिरोज शाह तुगलक हैं यही मोहम्मद बिन तुगलक के कजिन थे। ठीक है, इस प्रेजेंट टाइम में जो टॉम है मोहम्मद बिन तुगलक का, ये तुगलकाबाद दिल्ली में मौजूद है। और जो हजरत निजामुद्दीन औलिया थे, उन्होंने इनके टॉम को कंस्ट्रक्ट करवाया था। इसके बाद अगले रूलर जो तुगलक डायनेस्टी में है वो फिरोज शाह तुगलक है, जो कि 1325 से 1388 के बीच करते हैं। इनको बेसिकली अकबर कहा जाता है दिल्ली सल्तनत का। इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ों का इस्टेब्लिशमेंट करा है, जैसे कि फिरोज़ा है, फिरोज़ाबाद है, फिरोजपुर है, फिरोजशाह कोटला है, फतेहाबाद है, जौनपुर और हिसार है। ठीक है, जौनपुर जो है इसको सिराज हिंद भी कहते हैं, क्योंकि ये सिराज है, सिराज ऑफ ईस्ट फेमस फॉर मुस्लिम एजुकेशन। ये एक स्मार्ट और एक ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम थे। इन्होंने जगन्नाथ टेम्पल को डिस्ट्रॉय किया था, जो कि पूरी उड़ीसा के अंदर है। ज्वालामुखी टेम्पल को डिस्ट्रॉय किया, जो कि हिमाचल प्रदेश कांगड़ा के अंदर है। साथ ही साथ 2 अशोक पिलर्स को ये लेके आए। एक तो ये तुपारा अम्बाला से निकाल के लाए, दूसरा मेरठ उत्तर प्रदेश में जो था वहां से निकाल के लाए। इन्होंने जो ब्राह्मण्स थे उनके ऊपर जजिया लगाई। कुतुब मीनार का इन्होंने रीबिल्ड कराया, क्योंकि ऊपर के 2 फ्लोर्स लाइटनिंग की वजह से टूट गए थे। साथ ही साथ जो सती सिस्टम था उसको बैन किया, और जो विडोज़ थी उनके लिए शेल्टर होम्स की ओपनिंग भी इन्होंने करी थी। इसके अलावा और भी चीज़ों का कंस्ट्रक्शन हुआ, जैसे कि दीवान ए खैरात है, जो कि डिपार्टमेंट था लोगों को इकोनॉमिक हेल्प देने के लिए। दार उल शिफा है, जो कि हॉस्पिटल था फ्री मेडिकल एड्स के लिए। साथ ही साथ एक किताब भी लिखी जिसका नाम है फतवत फिरोज शाही। अपने टाइम पे इन्होंने 2 कॉइन्स भी चलाए। एक आधा था जिसके अंदर 50% जिताल होता था, और एक भीख था जिसमें 25% जिताल होता था। तुर्क जो थे, ये अपने टाइम पे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाए, जैसे कि रबाब या फिर सारंगी था। इसकी डेट 1388 के अंदर हो जाती है। अगले 4-5 सालों के अंदर तुगलक डायनेस्टी में काफ़ी सारे छोटे-मोटे अगले रूलर्स होते हैं, ठीक है, जो कि इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हैं। इसके बाद जो हम कहें कि एक इम्पोर्टेंट रूलर यहाँ पे हुए, वो नसीरुद्दीन महमूद हैं, जो कि 1394 से 1414 एडी के बीच में रहे। 1398 के अंदर जो तैमूर लंग थे, जो कि दूसरे मोस्ट क्रूअल रूलर हुए, इन्होंने समरकंद तुर्की को बिलोंग करते थे। तो तैमूर लंग इनके टाइम पे बेसिकली इंडिया के अंदर विजिट करने आए लूटिंग पर्पज से। हिजर खान जो कि मिनिस्टर थे नसीरुद्दीन महमूद के, इन्होंने हेल्प करी तैमूर लंग को, ताकि वो पूरी इंडिया को कैप्चर कर सके एक्सेप्ट दिल्ली। दैट इज वाई पीपल स्टार्ट कॉलिंग नसीरुद्दीन महमूद शाहिब आलम फ्रॉम दिल्ली टू
पालम यानी कि खिज़र खान जो कि खुद मिनिस्टर हैं नसीरुद्दीन महमूद के, ये तैमूरलंग को मदद कर रहे हैं कि भाई वो पूरी इंडिया को क्या करे अपने कब्जे में ले ले, केवल दिल्ली वाले पार्ट को छोड़ दें। अब टेक्निकली जो नसीरुद्दीन महमूद है वो दिल्ली वाले पार्ट पर रूल कर रहे हैं, तो इस वजह से वहाँ के लोगों ने इनको कहना शुरू कर दिया कि भाई ये तो राजा है, इसका राज केवल पालम से लेके बस दिल्ली तक ही है। ठीक है? अब जब तैमूरलंग वापस इंडिया जा रहा था तो इसने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी अपने सन शाहरुख खान को कि वो इंडिया के ऊपर क्या करे, रूल करे, लेकिन शाहरुख खान इस काम को नहीं करना चाहते थे। तो इन्होंने क्या किया, एक केयर टेकर अपॉइंट कर दिया खिज़र खान। 1414 एडी के अंदर जो खिज़र खान है, उन्होंने नसीरुद्दीन महमूद को उसके गद्दी से हटा दिया और यहाँ पे पहली शिया डायनेस्टी इंडिया के अंदर एस्टैब्लिश करी। ठीक है? इसी डायनेस्टी को हम शिया डायनेस्टी कहते हैं जो कि रूलिंग पीरियड 1414 से 1451 एडी के बीच में है। खिज़र खान जो कि इसके फाउंडर हैं, अ, इन्होंने 1414 से 1421 एडी के बीच में करा और ये जो पर्सन हैं, इनको ऑफिशियली टाइटल नहीं दिया गया है सुल्तान का, ठीक है? लेकिन ये एक एबल एडमिनिस्ट्रेटर थे। He was a descendant of Prophet of Islam, but his conclusion was based only a testimony of Saint जलालुद्दीन बुखारी। यानी कि ऐसा कहा जाता है कि जो प्रॉफिट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनके ही लाइनेज के अंदर ये आते हैं। लेकिन क्योंकि एक बस सेंट ने कह दिया था ऐसा, तो उनकी टेस्टिमोनी पे ही बेस्ड है। आगे जाके 1421 में इनकी डेथ हो जाती है दिल्ली में। इसके बाद अगले जो रूलर बनते हैं शिया डायनेस्टी के अंदर मुबारक शाह हैं, जो कि 1421 से 1434 एडी के बीच में रूल करते हैं। इन्होंने जो बैलुल लोदी थे उनको अपना मिनिस्टर बनाया। मुबारक शाह ने टाइटल दिया इनको खाने खाना का, ठीक है? स्लोली हो क्या हुआ, जितनी पावर थी वो सारी की सारी बैलुल लोदी के हाथ में आ गई और इस तरीके से फिर यहाँ पे आगे जाके इनकी डेथ होती है, ठीक है? फिर मोहम्मद शाह आते हैं जिन्होंने 1434 से 1445 ईडी के बीच में रूल किया। इन्होंने बहलुल लोदी को अपना सन अडॉप्ट कर लिया था। आखिर में जब इनकी डेथ होती है तो अगले रूलर बनते हैं अलाउद्दीन आलम शाह, जो कि 1445 से 1451 एडी के बीच में रहते हैं। यहाँ पे जो बहलुल लोदी थे वो अलाउद्दीन आलम शाह को डराने लगे कि भाई या तो तुम मेरे को सुल्तान बना दो या फिर मैं तुमको मार दूंगा। तो अलाउद्दीन आलम शाह ने बेसिकली बहलुल लोदी को अगला सुल्तान बना दिया और इस तरीके से फिर यहाँ पे लोदी डायनेस्टी की एस्टैब्लिशमेंट होती है दिल्ली सल्तनत में, जिसका रूलिंग पीरियड 1451 से 1526 एडी के बीच में रहता है। लोधी डायनेस्टी के जो पहले रूलर हैं, ये बहलुल लोदी हैं, ठीक है? इन्होंने पहली अफगानी डायनेस्टी इंडिया के अंदर फाउंडेशन करी। ये बेसिकली चीफ थे पश्तूदन लोधी ट्राइब के, ठीक है? इनने सिल्वर कॉइन स्टार्ट करे बहलुली नाम से और 1489 में जब इनकी डेथ हुई दिल्ली में, तो इनका जो टॉम है, ये जो सूफी सैन थे नसरुद्दीन चिराग दहलवी, दिल्ली के अंदर यहाँ पर ही मौजूद है। पहले लोधी के मरने के बाद जो अगले रूलर यहाँ पे बनते हैं वो सिकंदर लोधी हैं। ये ग्रेटेस्ट रूलर हुए लोधी डायनेस्टी में। इनके टाइम पे ही जो वास्को डिगामा थे, इन्होंने इंडिया के अंदर विजिट किया था। इन्होंने अपनी कैपिटल को दिल्ली से सिकंदराबाद शिफ्ट कर दिया था, ठीक है? जो कि आगरा के अंदर है 1506 में। तो एक चीज़ याद रखेंगे ज़रूर कि जो पहली कैपिटल है दिल्ली सल्तनत की और जो आखिरी कैपिटल है दिल्ली सल्तनत की वो दिल्ली ही है, क्योंकि आगे जाके दोबारा से क्या हो जाएगी, ये चेंज हो जाएगी। सिकंदर लोधी जो थे ये पोएम्स लिखा करते थे पेन नेम गुलमुखी को यूज़ करके, तो इस पे भी प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन है, इसको आप याद रखेंगे। इसके बाद इन्होंने गज-ए-सिकंदरी यानी कि मेज़रमेंट का एक सिस्टम इंट्रोड्यूस करा जिसमें 32 डिजिट्स यूज़ करी जाती थी कल्टीवेटेड फील्ड को नापने के लिए। इन्होंने रिनोवेशन कराया कुतुब मीनार का। इनका जो टॉम है वो लोधी गार्डन दिल्ली में मौजूद है, ठीक है? इनके बाद अगले रूलर आते हैं इब्राहिम लोधी, जिनका रूलिंग पीरियड 1517 से 1526 एडी के बीच में। ये आखिरी सुल्तान है अ, दिल्ली सल्तनत के अंदर, ठीक है? और इंडिया के भी हम कह सकते हैं क्योंकि इसके बाद फिर बादशाह आते हैं। 1517 एडी में एक बैटल होता है घटोली के अंदर इब्राहिम लोदी और राणा संगा के बीच में, जहाँ पे राणा संगा डिफीट कर देते हैं इब्राहिम लोदी को। 1519 एडी के अंदर बाबर जो है अटैक करता है बहारनगढ़ फोर्ट पे और पहली बार यहाँ पे एक्सप्लोसिव यूज होते हैं। पहला बैटल जो है पानीपत का, ये 21 अप्रैल 1526 को होता है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जहाँ पे बाबर क्या है इब्राहिम लोदी को हरा देता है और इस तरीके से इब्राहिम लोदी की यहाँ पे डेथ होती है और इनका जो कब्र है ये पानीपत हरियाणा के अंदर मौजूद है। अब बेसिकली जब ये सारी चीज़ें हो रही थी तो जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पे बाबर का एंटर हो गया है इंडिया के अंदर, तो कंटेम्प्रेरी बहुत सारे अटैक्स और भी जगह हो रहे थे, क्योंकि अब इसके बाद इस्टेब्लिशमेंट होगा मुगल एम्पायर का, तो उसका एक ओवरव्यू हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो 1520 से 21 के बीच में जो बाबर था,
उसने अटैक करना स्टार्ट करा सिंध और कश्मीर पे, जहाँ पे दौलत खान लोधी इक़्तिदार थे पंजाब के, आलम खान लोधी जो थे अंकल थे दौलत खान लोधी के, और राणा संगा जो थे सपोर्टर थे बाबर के, ताकि वो दिल्ली पे अटैक कर सकें। बाबर अपने साथ 12,000 सोल्जर्स को लाया था जो कि एक्सप्लोसिव्स लाए थे, जिसमें 2 तोपची भी शामिल थे, उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खान, और इन्होंने लड़ाई लड़ी 1 लाख सोल्जर्स की, जो कि इब्राहिम लोदी के पास थे। जब पहला बैटल होता है पानीपत का 21 अप्रैल 1526 को, जो कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ, तो यहाँ पे बाबर इब्राहिम लोदी को हरा देता है, क्योंकि बाबर ने यहाँ पे तुगलमा युद्ध नीति का यूज़ किया था, ठीक है? और जिसमें जो कैनन्स थी, उनको उस्मानी आर्ट की फॉर्म में अरेंज किया गया था। एक रात पहले बैटल से जो बाबर था, उसने ऑर्डर कर दिया कि भई हमारी जो कैनन्स हैं उनको चला दिया जाए, जिसके कारण जो इनके हाथी थे इब्राहिम लोदी के, ये पैनिक कर गए और इन्होंने अपने ही सोल्जर्स को मार दिया। हुमायूँ जो कि बेटा था बाबर का, उन्होंने इस को सेलिब्रेट करने के लिए काबुली बाग और काबुली मस्जिद का एस्टेब्लिशमेंट कराया पानीपत के अंदर। साथ ही साथ शाहरुख कोन्स काबुल और बाबरी कॉइन्स कंधार के अंदर जारी करा दिए। बाबर जो था, उसने सिल्वर कॉइन्स का डिस्ट्रीब्यूशन कराया आम लोगों के बीच में, जिसके कारण बाबर को टाइटल मिला कलंदर का। फिर 1527 के अंदर एक बैटल होता है खानवा का, जिसमें बाबर और राणा संगा के बीच में लड़ाई होती है, लेकिन यहाँ पे जो महमूद लोदी हैं, जो कि इब्राहिम लोदी के भाई थे, और जो मिदानी राय जो कि रूलर थी मालवा के, यहाँ पे वो राणा संगा को सपोर्ट करते हैं। सिंस बाबर जो था उसके पास केवल कुछ ही सोल्जर्स बचे थे, लेकिन फिर भी इसने अपने सोल्जर्स को मोटिवेट किया और अटैक करा, और अंत में क्या हुआ, यहाँ पे राणा संगा और महमूद लोदी की डिफीट हो जाती है। इसके बाद बाबर को टाइटल ऑफ गाजी मिलता है, यानी कि ऐसा पर्सन जिसने अपने एनिमी को वॉर के अंदर मारा हो। 1527 से 28 के बीच में बाबरी मस्जिद का कंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है? 1528 के अंदर बैटल ऑफ चंदेरी होता है, जो कि बाबर उसमें मैदानी राय को हरा देता है, और यहीं पे पहली बार ये विटनेस करता है जौहर को, ठीक है? और ऐसा कहा गया कि यहाँ पे इसने इतने सारे लोगों को मारा कि भाई वहाँ पे मरे हुए लोगों का एक माउंटेन तैयार हो गया था, और फिर उसने वहाँ पे कहा था कि भाई जितनी भी औरतें उनको अरेस्ट कर लिया जाए, तो उससे बचने के लिए जितनी भी औरतें थी उन्होंने जौहर कर दिया था। ठीक है, इसके बाद बाबर आगरा आया और वहाँ पे एक पार्टी दी गई सेलिब्रेट करने के लिए। तो बाबर जब इस पार्टी को दे रहा था, तो वहाँ पे बेसिकली पार्टी में एक सोल्जर मौजूद था जो कि इसकी खुशी से ज़्यादा खुश नहीं था, लेकिन उसके कान काफ़ी बड़े थे, ऐसा कहा जाता है। तो बाबर ने उस सोल्जर्स को अपने पास बुलाना चाहा, लेकिन वो सोल्जर्स वहाँ से भाग गया, और ये कहता हुआ भागा कि भई मैं ही तुम्हारा क्या करूँगा, एक दिन अंत लाऊँगा। और ये बेसिकली कोई और नहीं, आगे जाके शेरशाह सूरी बना। तो बेसिकली इस चैप्टर के अंदर यही स्टोरी थी, हम कहें, जो कि हमको पढ़नी थी। जिन भी रूलर्स के ऊपर स्टार मार्क है, इनको तो आप एटलीस्ट याद रखेंगे। ठीक है, एक बार क्वेश्चन बैंक को भी ज़रूर देखेंगे, ताकि आपको आइडिया मिल सके कि किस तरीके के क्वेश्चन इस पार्ट से पूछे गए हैं। ठीक है? तो आप क्वेश्चन बैंक को ज़रूर देखिएगा। अगर कोई भी डाउट किसी भी टॉपिक में, किसी भी चैप्टर के अंदर आपको है, ठीक है? तो आप हमको बेसिकली मैसेज कर सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं। उन सभी को आंसर करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।